अमिताभ बच्चन साहब है ना, संजीव कुमार और विनोद खन्ना साहब, ऐसे बहुत सारे एक्टर थे। राजेश खन्ना मेरे फेवरेट एक्टर रहे एक ज़माने में, जब कॉलेज वॉलेज में हम थे उस दौर में। तो मगर उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं थे हम, तो हंसते रह गई सब। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा और इतना काम कर लूँगा और लोग मेरे गानों को अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। तो ये मैं किसी किसी के साथ होता दोस्त, है ना, तो उस किसी किसी में से एक मैं हूँ। भीगे उड़ते रहे, मर्डर फिल्म का, मर्डर फिल्म का। ये आपने सबसे कम समय में लिखा? नहीं, ये इसको लिखने में मुझे 7-8 दिन लग गए। मेकर्स जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि जो मेकर अपने फिल्म, अगर आप म्यूज़िक को एक अहम हिस्सा नहीं समझते हैं और गानों की अहमियत नहीं समझते हैं, जो मेकर्स समझते हैं उनकी फिल्में आज भी हिट हैं, उनके गाने आज भी हिट हैं। यश चोपड़ा साहब, सुभाष घई साहब, है ना, प्रकाश मेहरा जी थे, बिल्कुल फिल्म की तरह सीन है। मैं लॉबी में एंटर हुआ था, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और देख के 1 मिनट को रुक गए वहाँ अपनी जगह, फिर दौड़ के आए मेरे पास और मुझे गले से लगा दिया और अपने अंदाज में प्यार भरी गालियाँ दी, यार तू कहाँ चला गया था यार। प्रीतम, अनु मलिक साहब, MM क्रीम, मिथुन, ये सबके साथ करता ही हूँ मैं। तो मेरे पास जो भी आता है काम लेके दोस्त, मैं उसके साथ काम करता हूँ, चाहे वो नया हो पुराना। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in the conversation is a man. इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि इन्होंने इतने सारे फिल्मों में इतने सारे गाने लिखे हैं एंड उन गानों की एक खास बात ये थी कि एवरी 90s किड्स या अर्ली 2000 किड को इनके गाने मुँह ज़बानी याद थे। जो भी इनके गाने थे, जिस भी मूवी में आते थे, चार्ट बस्टर्स पे टॉप पे ट्रेंड करते थे, हर टेलीविज़न सेट पे इनके ही गाने चलते थे। फिल्मोग्राफी की मैं बात करूं, अगर मैं कुछ इनके फिल्मों के नाम लूँ जिनमें इन्होंने गाने दिए हैं, तो वो है जन्नत, जिस्म, फरेब, लाइफ इन अ मेट्रो, आवारापन, जहर। आई मीन ये नाम ही काफ़ी है इनका इंट्रोडक्शन के लिए। सो प्लीज़ वेलकम सैयद कादरी साहब। शुक्रिया मैम, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। थैंक यू। एक नए गाने के साथ आप आ रहे हैं जी। तू साथ है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे उस गाने के बारे में। देखिए, गाना जो है एहसास का गाना है कि आपको कोई ज़िंदगी में सही पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और जीना तो हर आदमी को जो पैदा है उसको जीना तो है ही, है ना, वो रस्म अदा करता है, जिसके अंदर मैंने वर्ड इस्तेमाल भी किया है। मगर उसमें और खुशगवार हो जाती है ज़िंदगी जब आपको आपकी पसंद का, आपको समझने वाला कोई शख्स मिल जाए, तो वो ही उसका एहसास है। तो आप वो जो है वो तुम साथ हो, तो उसी की तर्जमानी है उस गाने की, वही एहसास के साथ है। सर 2025 में हम हैं, इस एरा में जैसे आपने कहा किसी का साथ मिल जाना, उसके ऊपर एक गाना बनाना, 2025 में क्या आपको लगता है कि वही वैल्यूज़ या वही जो प्यार की बातें होती है जो हमने बचपन में अर्ली 70s एंड 90s में जो चीज़ें सुनी थी, क्या अभी भी उतना प्यार वैसा रेलेवेंट है? क्योंकि लिरिक्स राइटर का ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को देखते हैं। क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब तक इंसान के जिस्म में दिल है, जब तक तो इश्क रहेगा, क्योंकि जो हसास होता है, जो महसूस करता है, उसको जो तकलीफ़ होती है, जो खुशी होती है, उसके जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, उसका इज़हार वो ज़रूर करता है। तो क्या है कि लोगों का रहने का तरीका बदलता है, लिबास बदलता है, आदमी तो वही होता है, दिल तो वही होता है जो हमेशा इश्क करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म होगा। हाँ, कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, जीने के तरीके और रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, वो अलग चीज़ है ना, मगर दिल है तो इश्क है और इश्क रहेगा हमेशा। आपकी फिल्मोग्राफी की अगर मैं बात करूँ भी सर, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था, इतने सारे हिट सॉन्ग्स जी, इतनी सारी हिट मूवीज, स्पेशली इमरान हाशमी के साथ ज़्यादातर आपका कोलैबोरेशन रहा, महेश भट्ट साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन रहा। सो जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं सर, तो कैसे देखते हैं आपकी जर्नी? मतलब जब आपने शुरुआत की होगी एंड अब आपके सॉन्ग, जैसे मैंने बताया कि मैं एक 90s किड हूँ, 90s किड का एक होता था कि जब भी हम कोई म्यूज़िक चैनल लगाते थे तो हम इमरान हाशमी के सॉन्ग सुनना पसंद करते। इवन नाउ आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखो या शॉर्ट वीडियोस पे भी बैकग्राउंड में आपके ही गाने चलते। तो जब आप अपनी जर्नी देखते हैं इतने हिट सॉन्ग्स के बाद, तो कैसा लगता है सर? यार मैं तो हकीकत बताऊँ,
मुझे तो किसी करिश्मे की तरह लगता है। मुझे नहीं, मैं कभी जोधपुर में पैदा हुआ, जोधपुर का रहने वाला हूँ, है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा और इतना काम कर लूँगा और लोग मेरे गानों को अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। तो ये मैं किसी किसी के साथ होता दोस्त, है ना। तो उस किसी किसी में से एक मैं हूँ। तो अजीब लगता है, मैं सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ अपने तनाई में कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। मगर ये सब उसका कर्म है, वो मेरी डेस्टिनी में था, उसका लिखा हुआ स्क्रीन प्ले था जो मैं रोल कर रहा हूँ अपना, और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ आने के पहले मैंने एक थोड़ा सा क्या कहते हैं एक इंफॉर्मेशन टाइप देखा है, मुझे ये पता चला है कि अनुराग बासु की अपकमिंग मूवी एक है लाइफ इन अ मेट्रो, पार्ट 2 आ रहा है उसका। हाँ, उसमें भी हमें पार्ट 1 में तो आपने गाने हाँ, दिए थे, पार्ट 2 आ रहा है। कैसा होगा, किस टाइप के गाने होंगे सर? क्योंकि हम वो एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं आपसे, यू नो, बिल्कुल टॉप नॉच वाला। नहीं भाई, मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक गाना लिखा, उसका 2-3 दिन पहले ही, तो इश्क मोहब्बत का गाना है वो, है ना। उसकी फिल्म आपने देखा, अनुराग की फिल्मों में जनरली रिश्तों पे और मोहब्बतों पे और एहसास के पर इर्द गिर्द ज़िंदगी के ताने बाने बुनता है। तो उसकी फिल्मों में अक्सर होता है, जैसे आप वो बड़ा गाना में मशहूर हुआ था मेरा, इन दिनों दिल मेरा, पहले वाली फिल्म से। तो बस उसी तरह का एक गाना इस जॉनर में है मेरा, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। सर एक ये थोड़ा सा मैं इस एक कॉन्वर्सेशन को सीरियस लेना चाहूँगा जी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक वक्त था गोल्डन एरा जिसे कहते हैं सिनेमा का, 60s-70s का, जो आज तक उस जमाने के गाने लोग आज भी पसंद करते बिल्कुल हैं। करते हैं। एक आया 90s का दौर जी, जो कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य जी थे। फिर आया अर्ली 2000s जहाँ पे यू नो शान, सोनू निगम एंड आप जैसे लिरिक्स राइटर लोगों ने भी काफ़ी बेहतरीन गाने लिखे उस ज़माने में। अनजान साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी थे, अब एक दौर बख्शी साहब थे। अब एक ऐसा दौर आया कि लोग गानों को उतनी वैल्यू नहीं देते, यानी लोग अक्सर ये कहते हैं, सुनने वाले कहते हैं कि अब उस तरीके के गाने नहीं बन रहे जो हम सालों साल याद रखें। कुछ एक बैड फेज से म्यूज़िक इंडस्ट्री गुजर रही है, लोग अक्सर कॉपी बना रहे हैं, पुराने गानों का रीमेक कर रहे हैं, रैप इंडस्ट्री आ गई है। तो क्या आपको लगता है ये जो बातें हैं इंडस्ट्री में कि बुरे वक्त से गुजर रहे, उस तरीके के गाने नहीं बन रहे, या लिरिक्स राइटर उस तरीके के गाने नहीं लिख रहे जो लोगों को पसंद आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसके लिए मैं ये मेकर्स की बात करूँगा। मेकर्स जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि जो मेकर अपने फिल्म, अगर आप म्यूज़िक को एक अहम हिस्सा नहीं समझते हैं और गानों की अहमियत नहीं समझते हैं, जो मेकर्स समझते हैं उनकी फिल्में आज भी हिट हैं, उनके गाने आज भी हिट हैं। जैसे भट्ट साहब का ही रेफरेंस, भट्ट साहब मुझे इंडस्ट्री में लाए, तो उनके यहाँ बहुत पोइट्री की बहुत वैल्यू थी, म्यूज़िक समझते हैं वो लोग, तो उनके गाने हिट हुए। उनसे पहले और भी बहुत सारे लोग हैं, यश चोपड़ा साहब, सुभाष घई साहब, है ना, प्रकाश मेहरा जी थे, और भी मेकर्स थे बहुत सारे जिन्होंने बहुत अच्छा किया। तो सबसे पहले तो आपका गानों से खुद का इश्क होना चाहिए मेकर का, और उसके बाद आपका ज़रूरी कि आपको पोइट्री की समझ हो, है ना। अब जैसे अनिल शर्मा साहब की फिल्म की मैंने, गदर 2, है ना, तो उनको पोइट्री का नॉलेज, उनको जानते हैं कि गाना कैसा होता है। क्या बख्शी साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया, वो आज भी। तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जो आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, एक तो रोमांटिक फिल्मों का दौर मुझे लगता है कम हो रहा है, तो वो ज़रूरी चीज़ हो गई। और दूसरा मेकर, जैसा अब अनुराग बासु है, आप देख लीजिए, उसका म्यूज़िक कितना अच्छा होता है। मोहित सूरी, इनके साथ मैंने कहा, कुणाल देशमुख, इनकी सारी फिल्में मैंने की, भट्ट साहब के गाने, इसकी वजह यही थी। तो मैं किसी हद तक मेकर्स को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। और आज जो आजकल जो रोमांटिक फिल्में कम हो रही है, किसी हद तक वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो वापस ऐसे मेकर आएंगे, वैसी फिल्में बनेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि वापस वो दौर आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सीनियर लिरिक्स राइटर के तौर पे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मेकर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में, लेके रोमांटिक मूवीज़ आना कम हो गई, एल्बम्स आना बंद हो गए। एक एल्बम्स का भी दौर था कि लोग 8-8, 10-10 गाने होते थे एक एल्बम पे, अब सिंगल्स का आ गया, रोमांटिक ट्रैक्स होते थे। इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब एक लिरिक्स राइटर इस मामले में क्या कर सकता है? कभी आपको किसी मेकर ने रोका हो कि आपका कोई एक बहुत
हिट गाना हो या कोई ऐसा गाना जो आपने बहुत दिल से लिखा हो बट मूवी में वो फीचर नहीं हो पाया, कभी कुछ ऐसा हुआ है सर आपके साथ? नहीं होता है, अक्सर क्या होता है कई बार आप गाना लिखते हैं तो उस वक्त आप जब लिखते हैं तो मेकर को फिल्म बनाते बनाते या सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं उस दौर में लगता है कि यार ये नहीं, इस सिचुएशन में ये गाना फिट नहीं बैठेगा, है ना, तो ये वो अलग चीज़ है। तो आप उसी सिचुएशन में दूसरा गाना लिख के देते हैं, पर वो गाना कहीं ना कहीं आपके पास रहता है या फिर कहीं और इस्तेमाल हो जाता है क्या। तो ये तो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कई बार मेकर फिल्म बनाते बनाते सोचता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, ये होनी चाहिए, तो वो करना पड़ता है। अगर मैं बात आपके जो लेटेस्ट गाने की है वो करूं, जैसे मैंने वो गाना सुना, बहुत ही एक फीलिंग ऑफ लव थी उसके अंदर, जी, प्योरली इन्वॉल्व था। इतने सालों से आपने गाने लिखे हैं, इंडस्ट्री को देखा है, आपने बात की रोमांटिक फिल्मों की बात की, तो आपके नज़रिए से लव कितना चेंज हुआ है? लाइक बोलते हैं ना एक्सप्रेशन ऑफ लव जिसे हम कहते हैं, प्यार का तरीका कितना चेंज हुआ है? नो मैटर गानों में तो आपके काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे हैं, बट पर्सनली आपने कैसे देखा है उसको? देखिए बहुत सारे लोग मुझे मिलते मुझे कहते हैं सईद भाई आपके यहाँ मेल फीमेल नहीं होता, आपके गानों में जेंडर आपका एक दोनों के लिए एक सेम होता है बहुत सारे लोगों ने। तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि देखो दोस्त कि औरत और मर्द के एहसास एक जैसे होते हैं, उनकी दुख एक जैसे होते हैं, उनकी खुशी एक जैसी होती है, तकलीफ़ एक जैसी होती है ना। तो आप ये जेंडर जो है उसको मैं उसको एक बराबर मानता हूँ, है ना क्या। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं सईद किस तरह आपने तू वर्ड का इससे पहले नहीं था, आप तुम ये वो एक तहजीब थी आपकी तहजीब, है ना। हाँ, तो मैं उनसे कहता हूँ यार देखो आप मेरे गाने सुनते हैं ना, तो आपको तू जब मेरे गाने में लगता है तो आपको बदतमीज लगती है क्या कुछ या कुछ नहीं लगती है ना। इसीलिए मेरे गाने मकबूल है क्योंकि मैं उसमें एक अपनापन होता है ना, उसके अंदर क्लोजनेस होती है, उसमें एक तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता है जो अमूमन होता है। तो मैंने कहा भाई जब आपको चीज़ अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो क्या प्रॉब्लम। और एहसास दोनों के एक जैसे हैं, मर्द हो या औरत हो, है ना। तकलीफ़ उनकी वही है, खुशी उनकी वही है ना। रोना उन्हें भी आता है, हंसना उन्हें भी आता है। तो जब इसलिए वो चीज़ जो है मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों पे गाना जाए मेरा, ये है। एंड बात आपके गानों की करूँ सर, इतने हिट सॉन्ग्स दिए आपने, अगर मैं हर एक गाने के बारे में बात करता रहूँगा तो आई थिंक शाम भी कम पड़ जाएगी। बट मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इतने सारे गाने लिखते हो, हर बार एक नया प्रोसेस के थ्रू सोचना पड़ता है क्योंकि प्रीवियस गाने के साथ मैच ना हो, तो कोई एक ऐसा गाना आपका जो जो आपने सबसे कम समय में लिखा हो, एंड कोई एक ऐसा गाना मैं वो जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वक्त आपने लिया उस गाने के लिए? भीगे उड़ते रहे, मर्डर फिल्म का। मर्डर फिल्म का ये आपने सबसे कम समय में लिखा? नहीं, ये इसको लिखने में मुझे 7-8 दिन लग गए थे। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि मुझे जब गाना या आया, सिचुएशन आई, तो मेरे बहुत देर तक जद्दोजहद में जो चाह रहा था मिलता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी एक आदत है कि मैं जब खुद सेटिस्फाइड होता हूँ अपने काम से, फिर म्यूजिक डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को गाना सुनाता हूँ। तब तक मैं लिखता रहता हूँ जब तक मुझे नहीं लगता कि यार मैंने कुछ अच्छा कर दिया, कमाल तो नहीं, कुछ अच्छा कर दिया, फिर मैं वहाँ तक जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता रहा, 7-8 दिन हो गए, कुछ बात बन नहीं रही, है ना। तो उन्होंने कहा यार क्या किया जाए उसके बाद। तो मैंने कई कोशिश की, मैंने भट्ट साहब से कहा भी कि सर बाकी सब गाने मेरे हैं, ये गाना किसी और से करवा लो। पता नहीं क्यों बात मुझे बन नहीं रही है मेरी, और आपकी चल रही है, गाने की रिक्वायरमेंट है। तो भट्ट साहब ने बोला नहीं यार निया, गाना ये लिखोगे तुम ही लिख सकते और कोई नहीं लिख सकता। तो वो पुतली गली भी बंद हो गई मेरी, जिससे मैं निकलना चाह रहा था। तो इत्तेफाक होता कि मैं एक दिन सुबह उठता हूँ तो अपनी बालकनी में जाता हूँ, तो एक पौधा था गुलाब का, उस पर एक फूल खिला था गुलाब का, और उसकी एक पत्ती पे बूंद थी शबनम की, ओस की, है ना। तो मेरी नज़र गई, मुझे लगा क्या ये किसी के होंठ हैं, और इसके ऊपर एक बूंद जो है शबनम की ओस से पानी का कतरा है। तो जो गाना 7-8 दिन से नहीं बन रहा था, वो 15 मिनट में पूरा बन के अंतरों के साथ चला गया। तो कितनी डिटेलिंग, मतलब वो पौधे से आपने एक गाना तो बना दिया। ये इंस्पायर्ड होता ना। मुझे लगा जो थॉट चाहता था, जो की नोट चाहता था, कि मैं चाहता था ये यहाँ से शुरू हो, वो मुझे मिल गया।
जैसे कहते ताला खुलते हैं, जैसे चाबी मिल गई आपको, अचानक ताला खुल गया, वो वाली बात। एंड सबसे कम समय में जो आपने लिखा हो कि रैंडमली लिख दिया और वो hit भी हो, आवारापन बंजारापन, ये सबसे कम समय में लिखा था आपने। बिल्कुल। क्या है, भट्ट साहब आए थे जोधपुर, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, तो वो आए थे किसी किताब के विमोचन के सिलसिले में, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उससे पूछने लगे क्या मैं फिर LIC एजेंट बन गया था। यहाँ जब कामयाब नहीं हुआ 5-6 साल स्ट्रगल करके, तो मैं वापस जोधपुर चला गया था और फिर वहाँ मैं LIC एजेंट बन गया था। अच्छा। मैंने 10 साल तक काम किया LIC एजेंट। तो भट्ट साहब से मेरी मुलाकात बॉम्बे में हो गई थी और वो मेरी पोइट्री को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा जब भी काम दूंगा तेरे साथ ज़रूर करूँगा कभी। तो मैं खुद ही छोड़ के चला गया इंडस्ट्री। जब भट्ट साहब उस दिन जोधपुर आए तो अखबार में न्यूज़ है उनके आने की, तो मेरे भाई ने कहा भाई साहब आपके तो अच्छे मरासिम रहे हैं, भट्ट साहब से आए हैं भट्ट साहब, तो आप मिलने चलोगे? तो मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि यार जो भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए हैं और मेरी तरह से कई शहीद कादरी उनकी ज़िंदगी में आए होंगे, पता नहीं मैं उनको याद हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा जो उनके साथ मेरी अच्छी मेमोरीज़ है मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। अगर बाई द वे मुझे पहचाने नहीं या मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो वो मेरी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैंने भाई, वो अगले दिन फिर आया भाई कि भाई साहब, तो मैंने कहा यार चलो, अपने लिए तो कई बार जलील हुए ज़िंदगी के अंदर, इस बार इस भाई के लिए हो जाते हैं। तो मैं उनके साथ चला गया, भाई के साथ, और वो जिस 5 स्टार होटल में ठहरे थे, बिल्कुल फिल्म की तरह सीन है। मैं लॉबी में एंटर हुआ था, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और देख के 1 मिनट को रुक गए वहाँ अपनी जगह, फिर दौड़ के आए मेरे पास और मुझे गले से लगा दिया और अपने अंदाज में प्यार भरी गालियाँ दी, यार तू कहाँ चला गया था यार, मैं तुझे हमेशा याद करता था, है ना, क्या करता है? मैंने कहा साहब जिंदा रहने के लिए LIC एजेंट का काम करता हूँ। बोले लिखना पढ़ना? मैंने कहा वो तो है ही सर, वो तो मिट्टी में है, क्या करूँगा मैं? तो बोले क्या, चल आओ मेरे साथ। तो कमरे में ले गए, बताया कि यार क्या करा, क्या लिखा है, फिर वो अपनी कहानी सुनाई मुझे 1 लाइन जिस्म फिल्म की। तो मैंने वहीं बैठ के ये गाना लिख दिया, 2 शेर इसी वक्त लिख दिए थे कि आवारापन बंजारापन। बस वो मेरा सबसे हाथों हाथ जो गाना लिखा उनका। बाद में हालांकि वो थीम सॉन्ग बना और बाकी उसमें चीज़ें ऐड करता गया मैं बाद में। आपने देखा होगा फिल्म में शुरू भी वहीं से होती है, ख़त्म भी वहीं से होती है। उसके बाकी शेर मैंने बाद में लिखे। आखिरी 2 सवाल होंगे सर मेरे ये कि इतने सारे एक्टर्स के लिए आपने गाने लिखे, इतने सारे बड़े बैनर्स के लिए गाने लिखे, कहीं आज भी कोई आपका एक ड्रीम कोलैबोरेशन है कि मुझे एक बार इस एक्टर या एक्ट्रेस के लिए एक कोई गाना लिखना है या इस म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए मुझे कुछ करना है? क्या अभी भी आपका कोई एक कोलैबोरेशन है वैसा मन में? नहीं, देख मैं सबके साथ काम करता हूँ, मैंने नए लोगों के साथ भी काम किया, आप जानते होंगे, सारिक तोशी, अर्शित, इन सबके साथ भी मैंने काम किया है, ऐसा नहीं। मगर प्रीतम, अनु मलिक साहब, MM क्रीम, मिथुन, ये सबके साथ करता ही हूँ मैं। तो मेरे पास जो भी आता है काम लेके दोस्त, मैं उसके साथ काम करता हूँ, चाहे वो नया हो पुराना, और सबके साथ मेरे अच्छे मरासिम हैं। और ये उसका करम है कि आज तक मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती काम मांगने की, लोग आते हैं खुद इज्जत से काम देते हैं, प्यार से, मैं करता हूँ। बट स्टिल कोई एक अगर आपको नाम लेना हो सर कि इनके साथ अगर मैं एक गाना लिखता, आज भले वो कोई हो, हमारे कोई बहुत सारे ऐसे बेहतरीन एक्टर जो आज नहीं है, तो उनमें से अगर किसी एक के लिए आपको गाना लिखना होता तो आप किसके लिए लिखते सर? नहीं, फिलहाल तो जो एक्टर उन सब के लिए कर रहा हूँ, एक्ट्रेसेस एक्टर जो भी हैं। हाँ, कई बार अभी दो एक म्यूजिक है जिनके साथ तमन्ना है ना, विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय साहब, ये 2 बाकी रह गए, बाकी सबके साथ कर रहा हूँ। तो आई होप शंकर एहसान लॉय सर एंड विशाल सर जो है ये देखे एंड सैयद साहब की जो मुराद है वो पूरी करते। विशाल साहब ने तो मेरे गाने गाए, लिखे हुए, बट एज म्यूजिक डायरेक्टर। और कोई एक पुराने एक्टर की मैं बात करूं जो गोल्डन एरा के थे हमारे 60s एंड 70s के? और सर मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई क्या, बट स्टिल अगर एक कोई ऐसा हो आपका नाम? नहीं, बहुत सारे एक्टर थे यार जिनको मैं पसंद करता था उस दौर के अंदर, जैसे अमिताभ बच्चन साहब है ना, संजीव कुमार और विनोद खन्ना साहब, ऐसे बहुत सारे एक्टर थे,
राजेश खन्ना मेरे फेवरेट एक्टर रहे एक ज़माने में, जब कॉलेज वॉलेज में हम थे उस दौर में, तो मगर उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं थे हम, तो वासत ही रह गई सब। एंड अगर मैं बात करूँ जब आप इंडस्ट्री में नहीं थे तो एक एक्टर दूसरे एक्टर को देख के इंस्पायर होता है, एक डायरेक्टर दूसरे एक्टर को देख के इंस्पायर होता है, एक लिरिक्स राइटर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप किस इंडस्ट्री में वो कौन से लिरिक्स राइटर थे जिनको देख के आप इंस्पायर हुए थे? नहीं, साहिर साहब, साहिर साहब, कैफी आजमी साहब, ये मेरे फेवरेट सॉन्ग राइटर हैं, और शैलेंद्र जी, बख्शी साहब, इवन बख्शी साहब ने कमाल गाने लिखे हैं। तो ये तमाम लोग मेरी इंस्पिरेशन रहे, और हालांकि बहुत बड़े लोग थे ये लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ उनकी छाप भी रहे मेरे ऊपर। एंड लास्ट में सर आपके सॉन्ग की मैं बात करूँगा, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में, एंड अपकमिंग क्या देख सकते हैं वो नया? नहीं, अपकमिंग मेरे 3-4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और तो उसमें आपको रोमांस मिलेगा जो मेरे गानों में अक्सर होता है। और मैं यही कहूँगा सबसे कि दोस्तों, ये गाना जो है मेरा बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाया विशाल ने, बहुत अच्छा कंपोज किया मिथुन ने, और बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज हुआ। इसे आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, सुनें, और अगर मेरा ये लिखा गाना अच्छा लगता है तो मेरे हक में दुआएं करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank to you. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, do follow Bollywood Helpline.